Hi everyone. Today we are doing Hooke's law experiment, and by this experiment, what we are going to do, we are going to calculate the spring constant, the stiffness of the spring of this spring which I have hanged here. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए द रिक्वायरमेंट इज हमारे पास ये स्टैंड होना चाहिए क्लैम्प विद द रूल. दिस इज ऑलमोस्ट 15 मिलीमीटर. और हमारे पास ये वेट्स होने चाहिए. ये हैंगिंग वेट है. इसके साथ हमारे पास डिफरेंट वेट्स और लगे हुए हैं. तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट वेट्स ऐड करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व के कितने वेट के ऊपर कितनी एक्सटेंशन हो रही है, एंड देन वी यूज द मैथ्स एंड विल प्लॉट द ग्राफ. तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये 40 ग्राम्स जो है इसके ऊपर हैंग किया हुआ है, अगर आप देखें. और मैं इसको सेट कर रहा हूँ अभी जीरो के ऊपर. अच्छा, वाई हैव ऑलरेडी एडेड 40 ग्राम्स ऑन इट? बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल इशू है. क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं हुक्स लॉ, उस वक्त वी आर नॉट काउंटिंग फ्रिक्शन इफेक्ट्स एंड द कर्लिंग इफेक्ट्स एंड ऑल. तो दैट्स व्हाई we always say कि at zero force zero extension, when we start to increase force the extension will increase. But in practical what happens, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि स्प्रिंग एक सर्टेन वेट के बाद अपने फ्रिक्शन इफेक्ट्स वगैरह को ओवरकम करता है और उसके बाद वो प्रॉपर एक्सटेंशन को शो करता है. फॉर दैट प्रैक्टिकली जब भी इंडस्ट्री वगैरह में यूज हो रहे होते हैं स्प्रिंग्स वगैरह कितने भी बड़े स्केल के ऊपर, तो इंजीनियर्स ऑलरेडी नो दिस कि हाउ मच फोर्स इनिशियली इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन. तो उसके लिए मैंने जैसे इस स्प्रिंग को पहले ही टेस्ट कर लिया, मुझे समझ में आ गया भाई 40 ग्राम की चाहिए इसको पहले लोड, उसको मैं जीरो काउंट करूंगा. देन आई विल स्टार्ट टू एडिंग वेट्स ताकि मुझे पता लगे कि इसकी अब मैं कितने फोर्स लगा रहा हूँ और उसके ऊपर मुझे कितनी एक्सटेंशन मिल रही है. तो इन द स्टार्टिंग आई एम एडिंग 20 ग्राम टू दिस हैंगर. Okay, after adding the weight, we have to wait until it balances itself, क्योंकि जाहिर है कि थोड़ी बहुत वाइब्रेशन शो करेगा. देन आई विल सी व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एक्सटेंशन हेयर. तो यहाँ पर ये हमें दे रहा है 9 मिलीमीटर्स. ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर दे रहा है, जिसको आई कैन से 9 मिलीमीटर्स. तो हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि व्हेन द लोड इज 20 ग्राम, तो एक्सटेंशन जो है वो 9 है. तो इसके साथ अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम एडिंग अनदर वेट ऑफ 20 ग्राम. सो जो टोटल वेट हो गया है वो कितना हो गया है, नाउ इट इज 40 ग्राम. तो अब 40 ग्राम के ऊपर जो एक्सटेंशन हमें नजर आ रही है, दैट एक्सटेंशन इज ऑलमोस्ट 20 मिलीमीटर्स. ठीक है, तो 20 मिलीमीटर्स की एक्सटेंशन है 40 ग्राम के लोड के ऊपर. ओके, नाउ एडिंग 20 ग्राम मोर. तो अब जो हमारा टोटल वेट हो गया ना, इट्स ऑलमोस्ट 20 20 एंड 20 60 ग्राम. हम देखते हैं 60 ग्राम के ऊपर जो एक्सटेंशन है वो कितनी आ रही है. इट्स शोइंग 31 मिलीमीटर्स. यू कैन सी हियर, यहाँ 31 मिलीमीटर शो कर रहा है. तो हम यहाँ पर 60 ग्राम के ऊपर 31 मिलीमीटर की रीडिंग शो की. ओके, नाउ एडिंग वन मोर 20 ग्राम टू इट. और इस 20 ग्राम को ऐड करके देखते हैं कि अब एक्सटेंशन कितनी जा रही है. We'll wait for it to balance itself. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्सटेंशन हमें दे रहा है 42 मिलीमीटर्स. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई एट 80 ग्राम 42 मिलीमीटर्स. एक और हम ऐड कर लेते हैं फॉर द फिफ्थ रीडिंग, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट आ जाए. इसके लिए आई एम एडिंग दिस 20 ग्राम मोर.
इसको ऐड करने के बाद वी कैन सी द रीडिंग्स एंड इट्स इन at 100 gram it is 55 millimeter. अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक बात को हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जब हम थ्योरेटिकली हुक्स लॉ पढ़ रहे होते हैं तो वी नो दैट द फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम फोर्स को जितने भी टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं द एक्सटेंशन शुड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बट ऑब्वियसली वहां पर हम आइडियल सिचुएशन में पढ़ रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकली हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। मटेरियल है एंड फ्रिक्शन है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक फोर्स के ऊपर जो एक्सटेंशन मिल रही है उसको डबल करने से एक्सटेंशन एग्जैक्टली डबल नहीं मिलेगी, और हो सकता है कुछ 1.9 टाइम्स मिल जाए या 2.2 टाइम्स मिल जाए, 19-20 की फ्लक्चुएशन आती है। दैट्स वाई हमने इतने सारे सेट ऑफ रीडिंग्स लिए हैं, हमने इतने सारे सेट ऑफ रिजल्ट्स लिए हैं, ताकि हम एक एवरेज निकाल सकें। हम अपना ग्राफ प्लॉट जब करें और उसका ग्रेडियंट निकालें, फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है उससे हमें क्या मिल जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाता है। तो ये हमारा सो फार हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसकी मैथ्स देखते हैं। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास जो है आ गया डेटा हमारा। अच्छा, ये सारा जो है ये लोड है ऑब्वियसली, और हमें पता है कि ये लोड जो है ये ग्राम्स में है, और हमें जो फॉर्मूला हमारे पास होता है हुक्स लॉ का वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। तो अब हमारे पास लोड ग्राम्स में है अभी, तो इसको हमें न्यूटन्स में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट आई हैव टू डिवाइड एवरी लोड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स। और उसके बाद जो है वो जब ये किलोग्राम में हो जाते हैं सारे, तो फिर हम यहाँ पे इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमें वेट दे दे, क्योंकि W इज इक्वल टू mg, वी नो दिस होपफुली। सो लोड इन न्यूटन्स, यहाँ पर ये एवरी रीडिंग विल बी डिवाइडेड बाय 1000, ये 0.02 हो गया, like this is 0.1. So now they are converted into kilogram. Now in order to convert them into newtons, I have to multiply each of this by 9.81. So we got the values in newtons. Now we have to plot it. I have already plotted extension in millimeters, and now I'm plotting the loads. So it will be, let's say it is from point 2 to point 2 to 1, so point 2, point 2 gaps. So it is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and at this point 1.0. If you have bigger graphs, you can add more boxes, and by this you will have more precision, like up to 2 decimal places. But right now I'm just doing it to 1 decimal place. So if I draw the best fit line here, best fit line will be, no, it can be like this. So we can see here that it's not passing through the origin. Why? Because of those effects which are the practical limitations. And now I am going to find the gradient of this line. And for find the gradient, I'm choosing 2 points here. Um, One is this point that I'm taking, and the other point I'm taking to find the gradient. So these are the 2 points that we have chosen here. Okay. So what are the values here? The value at x here is 52, and the value at y here is 0.98, and the value at this point is 4 millimeter, which is
points 0.16. Why are we finding gradient? Because if you remember, F is equals to Kx. Here F is force, K is a spring constant, and X is extension. So by this, K is equals to F over X. So if I find the gradient, it will be load over extension. So here I'm finding gradient because gradient is equals to the stiffness of the spring. So here it will be 0.98 minus 0.16, y2 minus y1, 52 minus 4. Let's see what is the answer. So it is 0.0171 Newton per millimeters, or if I write it in meters, so it will be 17.1 newtons per meter. So this is basically the final answer that I'm getting. So this gradient is telling me that for this spring, if I provided 17.1 Newton, so 17.1 Newton will give the extension of 1 meter. And by the values we are getting here, if you see for each and every value, when you divide them by the extension, 0.20 divided by 9. So 0.20 divided by 9 gives 0.022. यानी अगर मैं इसको सबको राउंड ऑफ कर दूं तो ये भी 0.02. ऑल द वैल्यूज आर वेरी नियर और ये सारी वैल्यूज क्या आंसर दे रही है न्यूटन पर मिलीमीटर. तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि द वैल्यू वी गॉट फॉर द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज बेसिकली 0.017. अगर मैं इसको भी राउंड ऑफ कर दूं तो 0.02 न्यूटन पर मिलीमीटर. तो आप देख सकते हैं कि सारे आंसर्स कितना करीब करीब मैच हो रहे हैं हमारे. तो इतना 19-20 जो हो रहा है वो ड्यू टू द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, और अगर ये आइडियल सिचुएशन होती तो ये सब सारे ही सेम होते हैं. तो ये हमारा हुक्स लॉ के थ्रू हमने जो स्प्रिंग कांस्टेंट को निकाला है और ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम एक दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं. इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अगर आपको इसमें से कुछ भी आपके काम का मिला है, आपको समझ आया है, इसको शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आप चाह रहे हैं कि मैं फर्दर ऐड कर दूं.